नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। नीमच जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल ट्रेडर्स के यहां पर से 2.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई, जिसमें बताया गया है कि 52 करोड़ की फर्जी कपासन का क्रय विक्रय हो रहा था, जिसके चलते 2.5 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई थी। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी कारोबारी विशाल ट्रेडर्स पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी। इस संबंध में खुलासा हुआ कि विशाल ट्रेडर्स ने 52 करोड़ रुपए की कपास की फर्जी खरीदी और बिक्री दिखाई और 2.5 करोड़ से अधिक जीएसटी की चोरी उन्होंने की। यह पूरा मामला आज जांच में सामने आया। अब विभाग के अफसरों का कहना है कि विभाग 2.5 करोड़ रुपए की वसूली पेनाल्टी के साथ विशाल ट्रेडर्स से करेगा। नीमच में इन दिनों लगातार सेंट्रल जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई चल रही है। गत दिनों एक पोस्ता कारोबारी के यहाँ सेंट्रल जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की थी। उसमें भी बड़े पैमाने पे जीएसटी की चोरी पाई गई थी। आज हुई कार्रवाई से भी एक बात का खुलासा हुआ है कि मंडी कारोबारी बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। आज हुई इस कार्रवाई से ऐसे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो टीम है ये सेंट्रल एक्साइज एंड सीजीएसटी उज्जैन हेडक्वार्टर की प्रिवेंटिव टीम है और ये कार्रवाई जो है विशाल ब्रदर्स के यहाँ इस आधार पे की गई कि उन्होंने हम डॉक्यूमेंट्स में ये स्टॉक इसकी कॉटन का ट्रेडिंग बताई है और करीब 52 करोड़ की ट्रेडिंग बताई है और उसमें 2.5 करोड़ रुपए का जीएसटी क्रेडिट का लेना और पास ऑन करना बताया। मतलब ये इनवाइस उन्होंने अपने दूसरे सप्लायर्स को बेची है और यहाँ पे आके देखने मालूम चला कि कॉटन का ना कोई स्टॉक है, ना ही उन्होंने कभी उसकी कोई ख़रीदी की है, ना ही बिक्री की है। और यहाँ के जो इनके केयर टेकर हैं, जो भी मैनेजर हैं, जो लेन देन का काम देखते हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने कभी भी कॉटन का कोई काम किया ही नहीं, केवल और केवल लहसुन का ही काम किया, कभी कभी प्याज का। तो इस तरह से लगभग 52 करोड़ की इन्होंने फर्जी खरीद फरोख्त बताकर 2.5 करोड़ का टैक्स की चोरी की है और इसमें 2.5 करोड़ का इसमें उनको मैं ब्याज और पेनाल्टी के भुगतान करना पड़ेगा। इसी कार्रवाई को हम इस हिसाब से आगे बढ़ाते हुए अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। लहसुन में जीएसटी नहीं है जी। लहसुन जो है फसल है, फसल में जीएसटी नहीं लगता है और कॉटन जो है कॉटन जीएसटी की परिधि में आती है। कॉटन में 5% की दर से जीएसटी लगता है और ये आईटीसी का ये फर्जीवाड़ा बहुत दिनों से यहाँ पे अलग अलग जगहों में चल रहा है और 2.5 ये इनवाइस जारी करके दूसरी फर्मों को देते थे, तो वो फर्म जो है उसको 2.5 टैक्स का आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है। और चूँकि कागज़ों पे काम हुआ है, एक्चुअली कोई भी खरीद फरोख्त ना की गई है, ना ही इसमें कोई टैक्स पेमेंट हुआ है। नहीं, ये तो हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये तो जैसे जैसे सूचना आती रहती है उस हिसाब में हम कार्रवाई करते रहते हैं, हमें पहले से नहीं बता सकते। ये रूटीन प्रोसेस है। ऑब्वियसली मार्च आता है तो थोड़ा कार्रवाई में तेज़ी आ जाती है। वैसे तो रूटीन में हमारा काम है, कोई ना कोई कार्रवाई तो वैसे भी साल भर चलती रहती है। इस स्तरों पर हम जो भी बकाया राशि है उसका एक बार असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट करेंगे। प्रथम दृष्टया तो 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी का मामला है और अगर ये खुद आते हैं और पेमेंट करने को तैयार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम केस दर्ज करेंगे और जो भी कार्रवाई फिर आगे जुडिशियल फोरम में चलेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेगी कार्रवाई। फर्म का नाम विशाल ब्रदर्स और प्रोप्राइटर है विशाल जिंदल। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह के साथ दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच जिले में बीती रात जेतपुर फंटे के यहाँ पर वाहन चेकिंग के दौरान मंदसौर की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने कार को तेजी से भगाते हुए कार को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। नीमच जिले की नीमच सिटी पुलिस ने बीती रात जेतपुरा फंटे पर वाहन चेकिंग के दौरान मंदसौर तरफ से आ रही एक फॉर्च्यूनर लग्जरी कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन उक्त वाहन चालक ने कार नहीं रोकते हुए कार को मनासा रोड की तरफ तेज गति से दौड़ा दिया। संदेहास्पद तरीके से कार को दौड़ता देख पुलिस उसके पीछे लग गई, लेकिन आखिरकार वह कार चालक कार को एक सूने खेत में छोड़कर फरार हो गया। सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जेतपुरा फंटे पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी यह फॉर्च्यूनर कार आई जिसे रोकने का प्रयास किया गया।
कार रुकी नहीं और मनासा की ओर तेजी से भागी। पीछा किया गया, कार खेत के कीचड़ में फंस गई और अंधेरे का लाभ उठाकर कार में सवार लोग भाग निकले। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। वहीं पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है। जानकारी में बताया गया है कि घटना रात करीब 12:30 बजे की है। यह फॉर्च्यूनर कार किसकी थी? पुलिस को देखकर कार चालक क्यों भाग गया? इस पूरे मामले का खुलासा भी होना है। नीमच के नए पुलिस कप्तान मनोज राय इस मामले की तह में जाएंगे तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। रात्रि को जैतपुरा चौराहे पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। वहाँ चेकिंग में एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोका तो उसने रोकी नहीं और गाड़ी भगा ले गया। जिसका पीछा किया तो फिर गाड़ी ढाबा गांव के पास जो डैम है वहाँ कीचड़ में फंसी हुई मिली। वो कुछ छोड़ के भग गया। वो तस्कर थे या चोर थे ये तो जांच का विषय है। गाड़ी क्रेन के द्वारा थाने लाई जा रही है और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट। नीमच जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें पहले सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है और अभी उसका उपचार जारी है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों सड़क हादसाओं में महज 30 मिनट का ही फासला है। नीमच शहर में आज 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों घटनाओं के बीच महज 30 मिनट का ही फासला रहा। जानकारी के अनुसार पहली घटना केन थाना क्षेत्र स्थित स्पेंटा पेट्रोल पंप के समीप हुई। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोपेड चालक 65 वर्षीय वृद्ध बाबूलाल पिता काशीराम ग्वाला को टक्कर मार दी। घटना में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भी केन थाना क्षेत्र की ही है, जहां एक सवारी ऑटो और लोडिंग ऑटो की आपस में भिड़ंत हुई। इस घटना में ऑटो चालक विनोद ग्वाला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद 108 की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार अभी जारी है। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ऑफिस में लिखित में आवेदन दे रखा है कि जो रहवासी एरिया में जो ट्रकें खड़ी रहती है ये काफ़ी मतलब आए दिन दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। आज वो घटना बीत चुकी है। कलेक्टर ऑफिस के सामने आप देखिए कितना भीषण हादसा हुआ है। ये तो भगवान का शुक्र मनाइए कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और ये कितनी बार मैं कह चुकी हूँ, कलेक्टर साहब से महोदय से निवेदन कर चुकी हूँ कि कम से कम रहवासी एरिया में इस तरह जो ये भारी वाहन खड़े रहते हैं ये पूर्णतः गलत है, इनको हटाया जाए। यहाँ से बच्चे महिलाएँ 2-2 स्कूल पढ़ते हैं, पर कलेक्टर साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तक कोई ज़्यादा दुर्घटना नहीं घटेगी मुझे नहीं लगता कि शायद वो कुछ इसके लिए एक्शन लेंगे। रहवासी आक्रोश में रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक जिलाधीश इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कृपया करके इस समस्या का पूर्णतः निराकरण किया जाए। मैं खुद यहाँ पे मेडिकल चलाती हूँ, पर मेरी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। मेरे दुकान के सामने हाल फिलहाल भी ट्रक खड़ा है। चूँकि मैं महिला हूँ, मैं पुरुषों से आए दिन बहस नहीं कर सकती हूँ, पर कोई लिखित में आवेदन देने के बाद भी अगर यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होती तो ये पूर्णतः गलत है और ये जनता के लिए बिल्कुल लाजमी नहीं है। सर, ये खबरें आ भी रही है और पब्लिक जागरूक होकर ये बता भी रही है कि ये मखौल बना हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। जो आज आप देखें कलेक्टर जो कार्यालय है उसके सामने की स्थिति अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें खड़ी मिलेंगी, जो कि ये वास्तव में एक ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अभी 4-5 दिन पहले भी एक स्कीम नंबर 34 के रहवासियों ने भी इसी प्रकार की शिकायत जो है कलेक्टर महोदय को की थी और ये समाचार पत्रों के माध्यम से आया भी था। लेकिन देखते हैं ये कि आज जो स्थिति हुई है, अभी एक ऑटो वाला जो एक गंभीर स्थिति में मरणासन स्थिति में वो हो चुका है, तो इसकी ये नतीजा आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और ये प्रशासन के लापरवाही के चलते ये घटनाएँ आए दिन घट रही हैं। ये इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट नगर का बनना, ये ट्रकों को यहाँ आए दिन खड़े रहना, ये आए दिन ये गंभीर घटनाओं को और एक्सीडेंटों को एक तरह से बुलावा दे रहा है। और ये नतीजा आपके सामने है, जो आज ऑटो वाला एक गंभीर स्थिति में अस्पताल में भी उसको तत्काल ले जाया गया है। निश्चित रूप से यातायात विभाग जो है ये साँठ गाँठ करके मोटर मालिकों से और गाड़ी वालों से एक तो उनको खड़ी करने की जगह देता है और दूसरी जो
ये छोटी मोटी जो लोकल गाड़ियाँ चलती है, जो जिनके पास परमिट नहीं होते, इस प्रकार जो सूखला या मंडी से कोई गाड़ियाँ भर के पूरे मार्केट में चलती है, पूरी जो है ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से ये चीज़ हो रही है। देखिए, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि आप अगर कहीं कोई घटना घटती है तो 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर 100 डायल या कोई ऐसा वाहन या सुरक्षा आपको शासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको जो है तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आप खुद देख लीजिए, अभी कितनी देर हो गया एक्सीडेंट हुए, कोई शासन प्रशासन या कोई पुलिस का वाहन या कोई ऐसी कोई वाहन यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिल रही जिससे नागरिकों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये बाबूलाल जी पढ़ रहा, जो हमारे दादाजी है, वो बाजार से घर जा रहे थे और उधर से नगर पालिका ट्रैक्टर आया था स्पीड में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गति थी उसकी, वो आगे टक्कर मारी और ये एक्सपायर हो। ये बाजार से घर जा रहे थे ग्वालटोली, साथ में बकरी का बच्चा था, उसका इलाज करा के ले जा रहे। बाइक में बाबूलाल जी थे और उनकी पोती थी लक्ष्मी। टाटा वो छोटा आती है टाटा, उससे विनोद ग्वाला को उसके टेम्पो में पीछे टक्कर मारी है, वो थोड़ा गंभीर चोट आई सर में, उसके 8-10 टाँके आए हुए हैं, सर की चमड़ी फट गई है। ये तो उधर से आ रहे थे, वो टेम्पो वाला भी उधर से आगे से आ रहा था कनौट की तरफ से। एक स्प्लेंडा पेट्रोल पंप पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बाबूलाल ग्वाला जो 65 वर्ष के हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और ये एक टेम्पो से इनका एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग बार बार ये लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जो है सिर पे हेलमेट लगाकर चलाएं, लेकिन लोग हेलमेट को एक बोझ समझते हैं। आज यदि ये हेलमेट लगाए होते तो ये बाबूलाल ग्वाला जी आज अपने बीच में होते। तो ये एक दुर्घटना हुई है। एक दुर्घटना कलेक्ट्रेट के सामने हुई है जिसमें कि एक छोटा हाथी जिसको कि एक नाबालिग चला रहा था, उसने एक सवारी ऑटो में टक्कर मारी है और जिसमें सवारी का ऑटो का जो चालक है विनोद कुमार ग्वाला, वो जख्मी है। तत्काल वहाँ पर टीआई पहुँच गए थे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। नहीं, ये सही है आपका, क्योंकि ये बगाना से जो रास्ता अंदर आता है उसमें मंडी है और मंडी के व्यापारियों के वहाँ गोडाउन है, तो इसलिए मंडी के गोडाउन तक वाहनों को आने की इजाज़त दी गई है। बाकी बाहरी वाहन पूरे शहर में प्रतिबंधित है और बाहरी वाहन शहर में आते भी नहीं हैं। देखिए, जो लोग रोड के किनारे वाहन खड़े करते हैं, हम लोग समय समय पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं और अब जो दुर्घटना का ट्रेंड चलाया दिख रहा है उसके अनुसार भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी एक हमारा एक मुहिम भी चल रही है जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए दुर्घटनाएं रोकने के लिए आदमी को स्वयं सचेत होना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस अकेले के करने से ये दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आदमी ट्रैफिक नियमों का पालन करे और ख़ुद अपनी जवाबदारी समझे, तभी जो है दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले में एक किसान की प्याज फसल में कृषि दवा डालने से 80% फसल खराब हो गई, जिसके चलते किसान का भारी नुकसान हुआ है। किसान द्वारा बताया जा रहा है कि यह कृषि दवा उसने दुपाड़ा के गांव से खरीदी थी। शाहजहांपुर जिले की तहसील मोहन बड़ोदिया के ग्राम दुपाड़ा में किसान की 1 हेक्टेयर में रोपी प्याज फसल कृषि दवा डालने से 80% खराब हो गई है। पूरा मामला ग्राम दुपाड़ा का है, जहां पवन राठौर के द्वारा 1 हेक्टेयर में प्याज लगाई गई थी। किसान के अनुसार प्याज फसल में डालने वाली कृषि दवा ग्राम दुपाड़ा से खरीदी गई थी, जिससे उसने जब प्याज फसल पर डाला तो उसका प्याज पर बुरा असर हुआ और उसके प्याज सूख गए और पिलास हो गए। जब दवा बेचने वाले से बात की तो उसने कुछ रासायनिक दवाएं दी, जिन्हें डालने के बाद भी फसल ठीक नहीं हुई, जिसके चलते किसान ने इसकी शिकायत आगे की। जिसके बाद प्याज का मुआवजा करने कृषि वैज्ञानिक अधिकारी की टीम पवन राठौर के यहाँ आई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कायम सिंह ने बताया कि ऐसे मामले में अधिकतर उन किसानों के साथ होते हैं जो अन्य किसानों या दुकानदारों के भरोसे चलते हैं। किसानों को कृषि वैज्ञानिक केंद्र या कृषि अधिकारी से चर्चा करके रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। पवन राठौर शुभ नाम मेरा जी। क्या नुकसान हुआ आपको?
मेरे प्याज खराब हुए सर। ग्राम दुपाड़ा रहता हूँ मैं, जिला शाजापुर, तहसील मोहन बड़ौदिया। मेरी 5 बीघा की प्याज समथिंग खराब हो चुकी है सर। 55 से 60 दिन की उम्र हो गई थी प्याज की, और ये प्याज की पोजीशन है सर। और ये कैलाश जी प्रजापत ग्राम दुपाड़ा वाले से दवाई ली थी, उन्होंने बोला भी था सर कि ये प्याज, मैंने मना करा था उन्होंने कि एजिल दो, आपने एजिल नहीं दिया, और सर ये पाउच दिए दवाई के, बोले ये प्याज में हम 5 साल हो गए हमारे को उपयोग करते करते, और हमारी खुद की फसल में भी उपयोग करते हैं हम इसका। इसके कारण सर मेरी प्याज की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 90% का लगभग नुकसान है इसमें सर। पचौर में है, और उसके बाद में लसुलडिया है, सोदना कीड़ी है, उनके खुद के घर भी है सर। कैलाश जी प्रजापत दवाई विक्रेता यूँ बोल रहे हैं सर कि मैं इसका ये नुकसान नहीं दे पाऊंगा इतना जितना आप चाहते हो। मैंने मांगे थे सर उनसे इतने पैसे, उन्होंने मना कर दिया। सर मैंने इनको खेती करने के लिए ये बोला था कि सर ये प्याज लगाओ, प्याज की फसल भी अच्छी बढ़िया है, भाव भी अच्छा है, कम से कम अपना घर बन जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी। तो मैंने कर्ज दिलवा के और इनको पैसे दिलवाए, बाजार से मैंने 2-3 लाख रुपए दिलवा के ये फसल बोई। और आज ये कंडीशन है सर के फसल ना तो घर बार भी ऐसे रह गए, ना सब हमारे अरमान ऐसे के ऐसे रह गए सर। वो हमारा कर्ज देने में मुश्किल पड़ जाएगी। ये लोग क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से या दुकानदार की तरफ से कुछ भी हमें राहत मिले। और हमने दुकानदार से बोला भी था, तो उन्होंने बोले कि जो भी होगा कंडीशन बनती है हम करेंगे। और लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आपको जो करना वो करो, मैं इसके कुछ कर नहीं पाऊंगा। 5 बीघा की फसल बर्बाद हुई है सर। और आज ये कंडीशन है कि ये 1.5-2 महीने का हो गया, उसके बावजूद ये कंडीशन है कि इसमें चवन्नी भी नहीं आने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान जब कोई भी फसल लगाता है या उसमें कोई बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले, तो सबसे पहले उसको कृषि विज्ञान केंद्र और जिला उद्यानिकी या एग्रीकल्चर से संपर्क करना चाहिए। बिना संपर्क किए किसान के जो मन में आता है वो बीडीसाइड अप्लाई कर देता है। निश्चित तौर पे इसमें किसी बीडीसाइड या किसी जो इसमें रिकमेंडेशन नहीं थी वो इंसेक्टिसाइड डाला गया है। अब कौन सा डाला गया है ये अपन उसको नहीं बता सकते हैं। निश्चित तौर पे इसमें कुछ गलत बीडीसाइड डाला गया है। इसके जांच के कुछ नहीं है क्योंकि प्लांट एनालिसिस यहाँ नहीं होता है। भरपाई के लिए जिम्मेदार इसके लिए तो स्वयं किसान है, क्योंकि उनने बिना किसी अधिकारी के परामर्श के ये क्या डाला है वो तो वही बता। किसान हमारा ये तो जानता है कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जिले में है, जिला उद्यानिकी है, एग्रीकल्चर विभाग है। इन लोगों को वहाँ आना चाहिए और अपनी समस्या, अपनी जो भी है समस्या रखें, उसका निदान हम सब लोग अधिकारी करते हैं। लेकिन जो किसान नहीं आते हमारे पास, उन्हीं के साथ ऐसा घटना घटती है। ठीक है। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आज प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण अभियान को घर घर तक लेकर जाना है और राष्ट्र निर्माण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जो 23 फरवरी से हुई है और यह 23 मार्च तक चलेगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आज प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल ने कहा कि आप राष्ट्र निर्माण कैंपेन के तहत काम की राजनीति को देश के हर घर तक लेकर जाएगी। मध्य प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत 23 फरवरी से हुआ है और यह अभियान 23 मार्च तक चलेगा, जिसमें केजरीवाल के विकास मॉडल को आम आदमी पार्टी घर घर तक पहुंचाएगी, जिससे दिल्ली के तहत पूरे प्रदेश में आम जनता के सरोकार से जुड़े मामले पर राजनीति हो सके। इस अभियान से जुड़े लोगों के सामने दिल्ली के मॉडल और मध्य प्रदेश के मॉडल की तुलना को रखा जाएगा। राज्य में चलाया जा रहा है, हर राज्यों में, हर स्टेट पे, कि हमारा एक नंबर होगा, हम सब सदस्य जोड़ना है पूरे राज्य में, पूरे हर घर तक पहुंच के 9871010101। इसके आधार पर हम राष्ट्र निर्माण अभियान स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जनता द्वारा एक नए राष्ट्र निर्माण की स्टार्ट होती है, तो उसी के आधार पर हम सब पूरे राज्य में ये राष्ट्र निर्माण चलाएंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।